आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स। चैप्टर का नाम बता रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। तो यहाँ हमको मालूम है लीनियर क्या होता है। लीनियर होता है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और इक्वेशन कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन इन्वॉल्व होता है उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। और यहाँ वेरिएबल्स में आपको मालूम है कि एक्स वाई जेड जो एज अ वेरिएबल यूज़ किए जाते हैं, इसमें हमें सिर्फ 2 वेरिएबल्स का यूज़ करना है। और जो ये लीनियर इक्वेशन बनती है इन 2 वेरिएबल्स, आपने 9th क्लास में ये इक्वेशन पढ़ी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में। ये होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स हैं, इनकी जो पावर्स हैं 1 1 है, इसलिए लीनियर कहलाते हैं। अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ तो ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है इन 2 वेरिएबल्स और इक्वल का साइन यूज़ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक इक्वेशन है और वेरिएबल्स 2 हैं एक्स और वाई। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया चैप्टर की मीनिंग का। जहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो हमें इस तरह की 2 इक्वेशन चाहिए होंगी जो आपको दे रखी होंगी सॉल्व करने के लिए फॉर एक्स एंड वाई। तो हम यहाँ लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फॉर एग्जाम्पल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने लिखा है। अब एक बात याद रखने की है कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ होती है वो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता है। एक्चुअली मैथमेटिकली ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। और यहाँ जब हम बात करते हैं पेयर की, तो हम एक पेयर का मतलब है 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे ग्राफिकली। तो वो 2 लाइंस या तो इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को। फॉर एग्जांपल ये दूसरी लाइन ड्रॉ की अगर मैंने, तो लाइंस इंटरसेक्टिंग है। ये भी पॉसिबिलिटी कि जो दूसरी लाइन है वो पहली वाली लाइन के जस्ट पैरेलल हो जाए, कभी कट ही नहीं करें दूसरे को। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक लाइन जो है वो दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप कर जाए। तो ये 3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। इन पॉसिबिलिटी को समझने के लिए हमें समझना होगा इनकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है कंडीशंस ऑफ सॉल्वेबिलिटी ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हमारे पास कंडीशंस क्या होती हैं वो नोट करते हैं। कंडीशंस ऑफ सॉल्वेबिलिटी of the pair of linear equations। तो कंडीशंस में फर्स्ट कंडीशन में याद रखनी है कंडीशन नंबर 1। जो हमारे पास x के कोएफिशिएंट्स हैं a1 a2 और y के कोएफिशिएंट्स हैं b1 b2, अगर हम इनकी रेशियोज निकालें और वो रेशियोज एक दूसरे के बराबर ना हो, यानी पहली कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। x के कोएफिशिएंट्स की रेशियो y के कोएफिशिएंट की रेशियो के बराबर अगर नहीं है तो इसका मतलब होता है जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास है उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन का हम यूज करते हैं वर्ड एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, तो बुक्स में कभी कभी लिखते हैं कि वेदर द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन की जगह वर्ड पूछ सकते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो वहाँ पर हमें कंडीशन चेक करनी होगी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के अगर बराबर नहीं है तभी इसका मतलब होगा कि वो जो सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यानी कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर इसको और थोड़ा सा एलैबोरेट करें इस कंडीशन को, तो याद रखिए यूनिक सॉल्यूशन होने का मतलब है lines are intersecting, lines are intersecting exactly at one point, exactly at one point। एक ही पॉइंट पर लाइंस जो होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी। और अगर हम उसको ग्राफिकली समझें तो ये आपके पास x एक्सिस है और y एक्सिस है। आपने फर्स्ट लाइन अगर ड्रॉ की, फॉर एग्जांपल ये इसका ओरिएंटेशन ये है और जो दूसरी लाइन का ओरिएंटेशन अगर ये है, तो दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी और वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो दोनों का मिलेगा वो दोनों का कॉमन पॉइंट होगा। यानी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो x और y की जो हमें वैल्यूज़ मिलेंगी यहाँ पर
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, ये इसका कॉमन सॉल्यूशन होगा एक्स कॉमा वाई। ये कॉमन पॉइंट है जो दोनों लाइंस के ऊपर लाई करेगा। नंबर 2, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, मान लेते हैं कि दोनों की रेशियोज बराबर आ जाती हैं, तब हमें देखना होता है कि c1 अपॉन c2 की रेशियो कैसी आ रही है। a1 अपॉन a2 b1 b2 के बराबर है और c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, यानी कि कांस्टेंट की जो रेशियो है वो डिफर कर रही है। तो इसका मतलब होता है कि लाइन द सिस्टम ऑफ, यानी पेयर ऑफ, सिस्टम का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन। इस केस में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि ग्राफिकली लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। लाइंस आर पैरेलल, ग्राफिकली लाइंस आर पैरेलल। और एक चीज़ और समझनी है कि जब लाइंस पैरेलल होंगी तो इस केस को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, यानी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो कैसी हैं, इनकंसिस्टेंट कहलाती हैं। तो तीसरा पॉइंट याद रखना है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट है। जो पहले वाला हमने कंडीशन समझी थी, वहाँ पर अगर सॉल्यूशन आएगा तो हम उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, और अगर सॉल्यूशन नहीं आएगा तो हम इस केस को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो जो तीसरा वाला केस है, यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम बनाएंगे तो ये आपके पास फर्स्ट लाइन है, ये आपके पास सेकेंड लाइन, तो दोनों लाइनें कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसका मतलब कभी कट करेंगी नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। और कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा तो इस तरह का जो केस होता है वो इनकंसिस्टेंट कहलाता है। तो 3 चीज़ें हैं, सॉल्यूशन नहीं आएगा, लाइंस पैरेलल होंगी ग्राफिकली, और जब कोई सॉल्यूशन नहीं आता तो इस केस को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तीसरी कंडीशन में क्या होता है, थर्ड कंडीशन में a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर अगर आ गया तो आप c1 अपॉन c2 चेक करते हो और c1 अपॉन c2 भी बराबर आ जाएगा, तो वो जो तीसरा केस होता है वो कहलाता है आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का। तो इस केस में क्या होगा, इट इम्प्लाइज दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और जब मैनी सॉल्यूशंस होंगे तो इसका मतलब लाइंस जो होंगी एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। तो लाइंस आर ग्राफिकली, लाइंस आर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस। ग्राफिकली समझेंगे तो आपको मालूम है कि अगर ये हमारी फर्स्ट लाइन है तो जो सेकंड लाइन होगी वो इसी के ऊपर ओवरलैप करेगी, तो इसके हम डबल एरो बनाते हैं एंड पॉइंट्स का। ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और दोनों लाइंस एक के ऊपर एक रहेंगी, तो ये कंडीशन कहलाती है ओवरलैपिंग लाइंस, यानी कि लाइंस आर कोइंसिडेंट। और जितने भी अगर लाइंस कोइंसिडेंट है तो ये सारे पॉइंट्स कॉमन पॉइंट्स हैं, इसीलिए ये जो आपका जो सोल्यूशन है वो मैनी सोल्यूशन का केस बनता है। और जब सोल्यूशन आता है तो हम इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो ये केस भी कंसिस्टेंट का ही है, लेकिन ये कंसिस्टेंट है विद मैनी सॉल्यूशंस। और जो हमारा यूनिक वाला था वो भी एक सॉल्यूशन आया था, लेकिन वो सिंगल सॉल्यूशन था, वो भी कंसिस्टेंट का केस है विद यूनिक सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट अगर बोलेंगे तो 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो आपके पास आएगा यूनिक सॉल्यूशन या होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं आता है तो हम इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये कंडीशन भी कंसिस्टेंट के लिए कही जा सकती है, यानी कि जो सिस्टम ऑफ या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसका अगर सॉल्यूशन आता है एक या ज़्यादा तो वो केस होता है कंसिस्टेंट का। तो ये कंडीशंस की बात हो गई है। अब इन कंडीशंस का हम यूज़ करते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके। इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करना है के की वैल्यू फाइंड करने के लिए, और आपको दिया हुआ है इसमें जो सिस्टम ऑफ या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन अगर है तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास जो क्वेश्चन है प्रिंटेड, तो हमारा सॉल्यूशन जब स्टार्ट होगा तो हम पहले इक्वेशंस नोट करेंगे। तो मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा यहाँ से। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो पहले हमें कंडीशन लिखनी है। कंडीशन कौन सी लगेगी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की। तो हमें कंडीशन लिखने से पहले लिखना होता है कि हम कंडीशन लगाएंगे कौन सी, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन
C2। पहले आपने कंडीशन लिखी है और अब कंडीशन लिखने के बाद मुझे A1 की वैल्यू यहाँ से उठानी है फर्स्ट इक्वेशन में से, A2 की वैल्यू यहाँ से उठानी है सेकंड इक्वेशन में से x के कोफिशिएंट, और B1 की वैल्यू y के कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में, B2 की वैल्यू y के कोफिशिएंट है सेकंड इक्वेशन में। तो मुझे यहाँ अलग से A1 इतना है, B1 इतना है, C1, तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इक्वेशन में से उठा के रख देंगे। A1 की जगह पर A1 की वैल्यू, A2 की जगह पर A2 की वैल्यू और सो ऑन। यहाँ देखिए आगे मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पर A1 मेरे पास है K, तो आएगा K/12 इज इक्वल टू B1/B2 में आ जाएगा 3/K, यहाँ पर K है। और C1/C2 में मेरे पास माइनस का साइन याद रखना है कि जब भी कोई साइन पहले से लगा हुआ होगा तो वो साइन भी हमें यूज़ करना है। A1, B1, C1 ये जो नेगेटिव साइन है, तो माइनस लगाकर ब्रैकेट में K-3 एज इट इज़ लिखा जाएगा, और नीचे माइनस का K है तो माइनस के साथ K लिखेंगे। अब यहाँ आगे प्रोसीड करते हैं, अगर कॉमन साइन है ऊपर नीचे तो आप कट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस कट किया जा सकता है। अब यहाँ हमें सॉल्व करने के लिए एक दफ़ा ये वाला पार्ट सॉल्व करना होगा, फर्स्ट इक्वेशन यानी फर्स्ट टू रेशियोज़ को इक्वल करके सॉल्व करेंगे, और बाद में सेकंड टू रेशियोज़ को इक्वल करके सॉल्व करेंगे। यहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं, एक दफ़ा ये पार्ट लिखते हैं, एक दफ़ा ये वाला पार्ट लिखेंगे। तो इस पार्ट में K/12 इज इक्वल टू 3/K लिखेंगे, और इधर हमारे पास है 3/K इज इक्वल टू में K-3 साइन कट चुका है और नीचे है K। इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं पहले, यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो K इंटू K बनता है K² और इज इक्वल टू में 12×3 = 36। आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो ऑन दी अदर हैंड साइड वी हैव टू यूज प्लस माइनस साइन। तो यहाँ आएगा K, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो बाई टेकिंग स्क्वायर रूट, तो अदर साइड पर आप प्लस माइनस लगाइए और अंडर स्क्वायर रूट में लिखिए 36। तो 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो हमें मिलेगा +-6। तो इसका मतलब K के हमारे पास दो आंसर आ गए, या तो माइनस का 6 या फिर प्लस का 6। दूसरी तरफ सॉल्व करते हैं, नीचे K है, इधर भी है, इधर K है, इधर भी K है, तो हम K से K काटना चाहें तो काट सकते हैं, लेकिन जिस वेरिएबल के लिए हम सॉल्व करते हैं कभी भी उस वेरिएबल को कट नहीं करते, क्योंकि मुझे सॉल्व फॉर K करना है तो मैं K को K से कट नहीं करूँगा। तो बजाय कट करने के यहाँ कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3K, और जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा K² माइनस का 3K। K की वैल्यूज एक ही तरफ रख देते हैं तो 3K उधर ले आते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये बनेगा आपके पास K² माइनस 3K, और ये माइनस का 3K बनेगा तो ये बन जाएगा माइनस का 6K इक्वल टू 0। ऐसे K कॉमन निकालिए, बचेगा ब्रैकेट में K-6। K जो हम कॉमन निकालते हैं उसी से डिवाइड करना होता है दोनों टर्म्स को, तो यहाँ से K कैंसिल होगा तो K बचेगा, यहाँ से K कैंसिल होगा तो माइनस का 6 बचेगा जो ब्रैकेट में लिखते हैं। तो कॉमन निकालने का मतलब है डिवाइड बाई, K कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड बाई K, तो इक्वल टू में 0 है। अब ये प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो K 0 होना चाहिए क्योंकि 0 इंटू सम कॉन्स्टेंट इज 0, या फिर ये ब्रैकेट 0 होना चाहिए, और ये 0 कब बनेगा जब K की वैल्यू 6 होगी, क्योंकि 6 - 6 0 के बराबर बनेगा। तो K के दो आंसर आ गए, तो 0 आ रहा है, दूसरा आंसर 6 आ रहा है। अब दोनों जगह आपको देखना है कि कौन सा सॉल्यूशन कॉमन है, तो दोनों जगह कॉमन सॉल्यूशन 6 है, 6 कॉमन सॉल्यूशन है, तो आपका आंसर आ जाएगा therefore K = 6 is the solution।